बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान मलिक और आज हमारे साथ मेहमानाने गिरामी जिन्हें हमने दावत दी है बरक एसोसिएशन फनकारों की फलाह व बहबूद की, जो बहुत बड़ी तंजीम है, रजिस्टर्ड अदारा है ये, उनके बानी जनाब आसफ रजा आसफ साहब को, और उनके साथ हमने दावत दी है डायरेक्टर हैं फैसलाबाद के, बहुत अच्छा काम करते हैं, रियाज अंजम साहब। तो आज हमारा मौजू है बरक एसोसिएशन, जो काफ़ी सालों से फनकारों की फलाह बहबूद की तरफ गामजन है और बहुत अच्छे काम कर भी रही है। मगर आज हमसे तलक सवाल हम इनसे करेंगे कि ये रवां साल में जब से बरक एसोसिएशन के इलेक्शन हुए हैं, उस दौर से अभी तक बरक एसोसिएशन की टीम बेहतरीन कारकर्दगी दिखा पा रही है या नहीं दिखा पा रही, इस बारे में भी बात होगी। और छोटे फनकारों के साथ ये फैसलाबाद के नाम नहार बड़े प्रोड्यूसर जो हाल कर रहे हैं उनका, उस बारे में भी बात होगी। तो सबसे पहले आसफ साहब, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो कैसे हैं आप? जी रिजवान भाई, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बुलाया और मुझे ये इज़्ज़त दी। तो मैं पहले आपकी खदमात को सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि आप एक कोहना मश्क जर्नलिस्ट होने के साथ साथ आपकी शोबिज़ में भी काफ़ी खदमात हैं। आप इससे पहले मुल्तान में काम करते रहे हैं, एक फिल्म आपने उधर वो लॉन्च की थी, इधर भी काम कर रहे हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में आप मैं ये कह सकता हूँ अपने नाज़रीन को कि रिजवान साहब वो आदमी हैं जो अपनी गिरा से इन्वेस्ट करके तो फनकारों की कहीं ना कहीं सुनवाई कर रहे हैं। तो मेहरबानी है रिजवान साहब आपकी सबसे पहले। उसके बाद अभी आपने बरक एसोसिएशन के बारे में सवाल किया, तो मैं इसका मुख्तसर सा तारफ़ आपको करवा दूँ। ये मेरे दादा मुर्शद हैं किबला हबीबुर रहमान बरक लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, दरवेश बुज़ुर्ग हैं, उनके नाम पर यह इदारा बनाया गया था। और इस इदारे के अगराज़ व मकासद में जो सबसे नुमायाँ बात है वो ये जो हमारे फनकार हैं, ये पिसा हुआ तबका है, ये बिल्कुल गुर्बत से और कुछ और दूसरे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें ये अगर वो चक्की हैं वो हालात, तो ये उस चक्की में बुरी तरह पिस चुका है। तो इनकी रहनुमाई के लिए और इनको इनका मुकाम दिलवाने के लिए जो जद्दोजहद जारी है, दूसरे लफ्ज़ों में उसका नाम ही बरक एसोसिएशन है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो अभी आपने सवाल किया था कि इस रवां साल में जो इंतखाबात हुए और उसके बाद जो तग़य्युर व तबद्दुल के मनाज़र फनकारों के देखने में आए, तो सबसे पहली बात है शऊर। किसी भी तंजीम को ग्रोथ करने के लिए उसके मेम्बरान में शऊर का अप लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त तक इंसान को शऊर ही नहीं होगा कि मेरे राइट्स क्या हैं, किस किस मुकाम पर मैंने अपने हक़ के लिए लड़ना है, किसकी ऑनर करनी है, किसकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, तो अगर वो आदमी इससे नाबल्द होगा तो वो कैसे तंजीम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इंतखाबात हुए, आपने भी इंतखाबात में हिस्सा लिया था, माशाल्लाह आपकी काफ़ी वर्थ थी और आपने दूसरे लफ्ज़ों में उन इंतखाबात बनाने में एक अहम किरदार अदा किया था। हुआ ये था कि इंतखाबात वक़ूअ पज़ीर होने से पहले ही एक ग्रुप, गालिबन उसका नाम प्रोफेशनल ग्रुप था, वो बाईकाट कर चुका था। तो इलेक्शन दे उसने अपना ला तलकी का इजहार कर दिया था। ये बड़ी परेशानी थी क्योंकि 33% फनकार, तीसरा हिस्सा फनकारों का उसके साथ था। तो मैं इस बात को बहुत वीकनेस महसूस कर रहा था कि यार ये इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन हमारा एक 1/3 लोग साथ में नहीं है। लेकिन आखिरी लम्हात में उन्होंने आपके हक़ में फ़ैसला दिया, वो आपके साथ आए। उन इंतखाबात के नताइज में हमारे तस्लीम अब्बास साहब हैं, इन्होंने विन किया और बाकायदा तकरीब हलफ बर्दारी हुई।
उसके बाद ये सिलसिला जब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एसोसिएशन में एक मशावरती कमेटी बनाई गई थी और एक और कमेटी बनाई गई थी। जो 1860 का एक्ट है, सोसाइटी एक्ट, उसके मेमोरेंडम में ये बात दर्ज है। लेकिन वही बात, शऊर की कमी थी। इस बात पर तनकीद होने लगी, लेदे होने लगी कि जनाब जो इलेक्शन लड़के आया है बंदा, उसके ऊपर आपने जो कोर कमेटी बैठा दी है तो फिर हमारे इलेक्शन लड़ने का क्या फ़ायदा हुआ। मैंने उनको बेहतर समझाने की कोशिश की कि यार देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो डेमोक्रेसी है उसमें भी एक सेनेट है, एक कौमी असम्बली है, तो सेनेट के जो मेम्बरान होते हैं वो सुपीरियर ही होते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को, ये बात उनके फहम से बालातर थी और एक वक्त आया यह इख्तलाफ इस हद तक बढ़ा कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने ओहदों से। बाद में हमने उनकी तकरीबन हर शर्त मानी और उनको दोबारा इन करने की कोशिश की कि ये इर्तिकाई मराहल में है एसोसिएशन, इस काफ़िले को चलते रहना चाहिए। मगर उनके क्या मकासद से मैं नहीं समझ सका, वो दोबारा इन नहीं हुए। चुनांचा हमने एक मैनेजिंग बॉडी बनाई जिसके चेयरमैन शबीर आकाश साहब थे और दीगर लोग थे। तो इनकी तकरीब हलफ बरदारी सबीना थिएटर में हुई। उसके बाद तंजीम फिर रन करने लगी। आखिर में मामला यहाँ तक पहुँचा कि हमारे कुछ फनकार हैं, ये प्रोड्यूसर हजरात के बाउंड हैं, कुछ इन्होंने उनसे रकूम हासिल की हुई है। तो अगर एक आदमी किसी का मकरूज है, उसने उससे कुछ रकम ली हुई है, वो उसके सामने कैसे खड़ा हो सकता है? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। लिहाजा फिल वक्त हुआ ये कि हमें अपने सरपरस्त आला समेत दोबारा वो जो मैनेजिंग बॉडी है उसको तहरील करना पड़ा, क्योंकि एसोसिएशन चलती है काज पे ऐसे, और काज के बगैर एसोसिएशन ऐसे है जैसे रूह के बगैर जिस्म। तो जिस वक्त तक हम ये कंप्रोमाइज़ करते रहेंगे कि यार फलां थिएटर है, फलां थिएटर का फलां प्रोड्यूसर है या फलां ठेकेदार है, उसके पास ये 10 लोग हैं, इन्होंने उससे पैसे लिए हुए हैं, तो हमें लामहल्ला ये जो 10 लोग हैं ये एसोसिएशन के अहदेदार भी हैं, तो हमें एसोसिएशन इनका मतमा नज़र देखते हुए चलानी चाहिए, तो एसोसिएशन रन नहीं कर सकती। तो मैंने तो ज़िंदगी ऐसे गुजारी है कि कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करता, करने वाली जगह उस पर करता हूँ लेकिन काज पे नहीं करता। तो लिहाजा एक मरतबा फिर आप ये कह सकते हैं कि एसोसिएशन में ही खड़ी है जहाँ से शुरू हुई थी। लेकिन कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा जब एसोसिएशन को अपनी मंजिल मिल जाएगी इंशाल्लाह। वो वक्त कहते हैं हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। जी। तो आप हिम्मत रखें, ये जो बेड़ा उठाया है बहुत अच्छा बेड़ा है। मैं मुखातिब करूंगा अपने साथ रियाज रंजन साहब को। रियाज रंजन साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने वक्त निकाल के, कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। बात यह है कि फनकार क्यों एक नहीं हो सके आज तक? जी 27 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस है। फनकार एक नहीं होते, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते, या आ नहीं रहे, या मुस्तकबिल में आएंगे या नहीं, ये भी मुझे मालूम नहीं। ये क्यों ऐसा होता है? जी बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है। ये फनकार जो एक जगह नहीं आ रहे, इसमें ख़ास तौर पे जो फैसलाबाद के वाले साहब बात कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो कसूर है जो बिग प्रोड्यूसर बैठे हमारे यहाँ उनका। जैसा कि आसिफ साहब ने पहले भी बताया कि कुछ फनकार जो है ना वो इन प्रोड्यूसर के बॉन्ड हैं। जो फनकार बॉन्ड हैं उनसे वो अजाफी पैसे भी कमा रहे हैं। जो कर्जा दिया वो तो उन्होंने लेना ही है, लेकिन जब वो उनको अपने ड्रामे में या किसी भी ड्रामे में काम करवाते हैं उससे कमीशन वो अलग लेते हैं। तो जब उनको वो कमीशन भी आ रहे हैं, उनके पैसे भी बाउंड हैं, उनको ज़ाती तौर पे अगर चाहिए तो वो सस्ते में भी करवा लेते हैं, बाहर वो महंगे में बेच रहे हैं। तो इस लिहाज से नए फनकार को मौका नहीं मिल रहा। सही। तो यही बात है कि यही चीज़ें सोच सोच के जो छोटा फनकार है वो बड़े फनकार से देखता है कि यार पता नहीं मुझे ये नहीं काम करने देता। ऐसा ही है। लेकिन ये पीछे ये नहीं देख रहे कि यार उनका भी शायद कसूर नहीं है, पीछे जो बिग बॉस बैठे हैं वो नहीं किसी को आगे आने दे रहे।
सही है। और एक ही थिएटर में ये आप देखें, ये 3-3 4-4 साल हो गए हैं, 5-5 साल हो गए हैं, एक एक थिएटर में एक ही टीम चल रही है। बाकी पूरे फैसलाबाद में आपको कोई फनकार नहीं नज़र आएगा, जबकि आप देखें कि काफ़ी सारे ऐसे फनकार हैं, मकसद राशिद कमाल या तस्लीम साहब या कोई और, वो उनसे पहले के काफ़ी सारे फनकार और बहुत सीनियर फनकार ऐसे हैं जो बहुत उनसे सीनियर है, लेकिन अब भी वो वहीं के वहीं खड़े हैं। और इनका देख लें अब ये फैसलाबाद में किधर बैठे हुए हैं। फैसलाबाद में आपके कहने का मकसद भी ये है, और छोटे तबके का फनकार रुल रहा है, पिस रहा है, बिल्कुल, मगर ये टीमें वहीं की वहीं जू का तू। ऐसे ही नाजरीन ड्रामे की डेथ होती है, वो ग्रुप बंदी में आके नए ड्रामे जो पेश किए जाने चाहिए वो ही फनकार ही करते रहते हैं। इस तरीके से छोटे फनकार का रिजल्ट खत्म हो चुका है। जी देखें रजवान साहब, पता क्या है, देखें माशाल्लाह अल्लाह ताला और इज़्ज़त दे राशिद कमाल साहब को, तस्लीम साहब को, बाकी जितने भी मेरे बहुत अच्छे फनकार फैसलाबाद में मौजूदा काम कर रहे हैं, इसमें उनका कसूर नहीं है। जितना जितना अरसा इनको एक एक थिएटर में हो गया, मैं कह रहा हूं कि एक ज़ीरो फनकार जो है ना, बिल्कुल ज़ीरो, उसे एक ही थिएटर में सबीना या मुनव्वरा में एडजस्ट कर दें, और मुझे उम्मीद है कि अगर इनसे ज़्यादा नहीं ना तो इनसे कम भी वो अपना नाम पैदा नहीं करेगा। ऐसे ही, लेकिन ये मौका मिलता ही नहीं है किसी को। जैसे आसफ साहब, फिल्म इंडस्ट्री जवाल पजीर हो चुकी है, जी जी, थिएटर इंडस्ट्री भी जवाल की तरफ गामजन है। इधर फैसलाबाद में कमोबेश 11 थिएटर थे, बेशक ऐसे फैसलाबाद के आर्टिस्ट फैसलाबाद में ही रिजक काफी अच्छे तरीके से बाइज़त तरीके से कमा रहे थे। ये जवाल पजीर क्यों हुई है इंडस्ट्री के? अब सिर्फ 3 थिएटर रह गए, जिनमें से 2 बड़े हैं और छोटे छोटे कभी चलते हैं, बंद हो जाते हैं। उधर तो शो भी मेरा ख्याल 8,000 10,000 तक जा रहे हैं। तो ये फैसलाबाद के फनकारों का कसूर है या प्रोड्यूसर हजरात का? जैसे रजवान साहब, मैंने पहले भी बोला कि जो मुनव्वरा और सबीना, इन दोनों थिएटर में वो प्रोड्यूसर बैठे हैं जिन्होंने अपनी टीमें बॉन्ड की हुई हैं, ठीक है, वो उनको काम करवा रहे हैं। बाकी जो दूसरे थिएटर हैं उनमें छोटे फनकार, कहने को छोटे हैं लेकिन एक्सपीरियंस में शायद इन लोगों से भी वो बड़े हैं, लेकिन क्या है कि उनके मगर सपोर्ट नहीं है, वो किसी के बॉन्ड नहीं है, उनको काम करवाने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। इन्होंने पैसे दिए हुए हैं, ये उनको काम करवाना अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं, और उसके अलावा जब काम करवाते हैं उनसे कमीशन भी मिलता है। और मज़ेदारी की बात यह है कि कभी भी आर्ट काउंसिल फैसलाबाद ने भी इस पर एतराज़ नहीं किया कि यार आप 4-5 साल के वही टीमें चला रहे हो, आप टीम भी चेंज किया करो, नहीं करते। बिजनेस का ये तो असूल है, जो बिकता है वो ही दिखता है। तो बात ये है कि आप ना निकालें, ना तब्दील करें, छोटे फनकार रखें। आपका तरह सवाल पहला ये है कि आप छोटे फनकारों को क्यों इन थिएटरों में नहीं कर रहे? आपके अदारा रजिस्टर्ड है, फनकारों की फलाह बहबूद कर रहे हैं आप, ये छोटे फनकार कब तक पिसते रहेंगे? रज़वान भाई, बात असल में ये है, फनकारों के इन हतात की वजह ये है कि तख्लीक का अमल रुक चुका है। सही है। तख्लीक सबसे पहले शुरू होती है जब एक राइटर कलम पकड़ता है तो उसके जहन में ख्यालात अलका होते हैं, जो बाद में तख्लीक का अमल कैसे होता है। एक आदमी एक मुसव्विर है जो बाहर देखता है, माशरे में जो बुराई देखता है या कोई ऐसी चीज़ देखता है, उसको कैनवस पे ले आता है। ऐसे अगर कोई राइटर है तो वो मुआशरती बुराइयों की और अलमियों की अक्कासी अपने कलम के ज़रिए कर रहा होता है। अच्छा जी। उससे ही जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, ऑडियंस हैं, वो सबक हासिल करते हैं और बाद काज मुआशरती बुराइयों का खात्मा ऐसे हो जाता है, लोग लेसन लेते हैं। यहाँ अलमिया ये है कि राइटर हज़रात जो माजी में लिख गए, उसके बाद उनकी औलादों ने वो जो स्क्रिप्ट थे वो सेल करना शुरू कर दिए, और जब इस काम को ज़्यादा मॉडिफाई किया गया तो जो नए आने वाले राइटर्स हैं उन्होंने उसको तोड़कर उसका चरबा करके नया स्क्रिप्ट बनाना शुरू कर दिए। और फिर बिगाड़ यहाँ तक पैदा हुआ कि अब कोई चरबा की भी कोशिश नहीं करता, बल्कि स्क्रिप्ट के ऊपर का जो एक वर्क है वो फाड़ दिया जाता है और उसके ऊपर नया नाम एक लिख दिया जाता है और उसका हवाला काउंसिल में दे दिया जाता है
यहाँ मैं बिल्कुल यहाँ करूँगा फैसलाबाद आर्ट काउंसिल, क्योंकि ये तो मेरे सामने की बात है। दीगर काउंसिलों में ऐसा होता हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये तो मेरे सामने की बात है कि जो काउंसिल का अमला है, पहले वक्तों में स्क्रिप्ट नया जाता था, कांग साहब थे, प्रोफेसर और लोग थे, उनके पास स्क्रिप्ट पास होने के लिए जाता था, उनको रॉयल्टी मिलती थी। काउंसिल एक मखसूस रकम लेती है ये स्क्रिप्ट पास करने के लिए, बाकायदा इसको रीड किया जाता है। रीड किया, इसका मतलब कि ये आर्ट काउंसिल इस वक्त ये रीड नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही, वो मोहर लगा के पास करने वाली जी। वो बाकायदा ना वो लोग हवाला मांगते हैं जब भी कोई नया आदमी जाता है। नया आदमी कौन होता है? वो किसी राइटर डायरेक्टर का असिस्ट होता है। वो कहता है सर जी मुझे यहाँ पे चांस दिलवा दें, फलां वो थिएटर खाली है फलां नवाही इलाके में, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो काइंडली आप ऐसा करें कि मुझे अपने को स्क्रिप्ट दे दें तो काउंसिल में मैं अपने नाम से कर लूँ। वो उससे थोड़े बहुत 1000-2000 रुपये लेते हैं। तो वो जो असिस्ट कर रहा होता है वो जाता है, वो जाके बरमरा उधर बताता है कि फलां साहब काउंसिल में कि ये स्क्रिप्ट है, ये फलां मेरे बॉस का है, इस नाम से उसने वहाँ पे किया था, तो अब ये मैं कर रहा हूँ इस नए नाम से। तो वो तसल्ली कर देंगे वाकई वही है ना, कोई नया तो नहीं ले आए जी, वही है। तो कहते हैं ठीक है आप इसे सेंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी उन्होंने अपनी कोताही जो है ना उसको दूर करने के लिए एक अजीब ढंग बनाया हुआ है कि स्क्रिप्ट नया आ गया, चलो ठीक है इसका हवाला लिख दो कि फलां जो स्क्रिप्ट था ये उसका हवाला है, इस नया नाम से कर रहे हैं, ये पास है जी। ऐसे पास करके और वो जो पीछे राइटर बैठा है वो 1000-2000 पहले लेता है, और ऐसे ये आगे का हवा बिगड़ चुका है। जो सामने नाज़रीन बैठे होते हैं उनको तो पता ही होता है ना कि यार ये स्क्रिप्ट तो हमने पहले भी देखा हुआ है। एक तो थिएटर में स्क्रिप्ट में काम होता ही नहीं है, सिर्फ चंद गाने दिखाते हैं और हैंग फैंग वो करते हैं, ऐसी उबाशाना हरकतों सकरात करते हैं, ज़ूमानी फिक्रे बोलते हैं। और जो थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट का अमल दखल था भी तो उसको भी इतनी मरतबा रिवाइज कर चुके हैं कि जो करने वाला होता है बाद कहा तो सेंसर पे जो आर्टिस्ट आते हैं ना वो डायरेक्टर को कह रहे होते हैं कि ये फलां थिएटर में फलां सन में ये ड्रामा था, वहाँ मैंने ये किरदार किया था, आप मुझे ये दे दें, वो रहने दें। तो डायरेक्टर कहता ठीक है अभी मैं बैठा हूँ आधा घंटा पहले, वो उनको बता देता तुमने ये करना, तुमने वो करना, तुमने वो करना है। थोड़ी देर में खाना आता है, वो काउंसिल आती है तो सेंसर को पास। यानी रिहर्सल का भी अमल दखल ख़त्म हो चुका है। पहले वक्तों में जो ड्रामा जुमे को पेश करना होता है उसकी अगर बुध को सेंसर रिहर्सल है ना, तो पिछले 4-5 दिन जो डायरेक्टर था वो उसकी रिहर्सल बकायदा करवाता था। ऐसे रिहर्सल होती थी, प्रॉप्स होती थी, उस स्टोरी के हिसाब से सेट चेंज होते जी। तो अभी तो जिस दिन सेंसर हो, जिस दिन पहला शो होना होता है उससे कुछ देर पहले काउंसिल को 2 लोग आते हैं, हाँ भी कौन से गाने, ये गाना थोड़ा गाना दिखा दो, और उसके बाद स्क्रिप्ट कौन सा हो, अच्छा चलो ठीक है ओके हाजिरी हो गए भाई, ये वल्गर का ध्यान करना, ये वो करके चले जाते हैं। हालांकि उनके जाने के बाद पहले शो से ही वल्गरिटी जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है ना वर्क एसोसिएशन की, जो इसका मंशूर है, उसकी जो 11 शिक्के हैं उसमें एक शिक ये भी है कि हमने हर मुकाम पर जो वल्गर है चलता, जो अखलाक बाख्ता हरकतें होती हैं, हमने उनको दूर करना है। और पहले कुछ ना कुछ इस वजह से कंप्रोमाइज़ जो बॉडी आने वाली थी वो कर जाती थी, क्योंकि ये कुछ ना कुछ कमर्शियल लोग काम कर रहे होते थे। अभी हमने ये तहैया किया कि हमने अपनी सफ़ों को नीट एंड क्लीन करना है। हमने ऐसे कमर्शियल लोग अपनी तंजीम का हिस्सा बनाने ही नहीं है जो शाम को वल्गर कर रहे हो। और अब इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं खुद जो हमारे नए चेयरमैन साहब आज शाम को इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएंगे, उनके साथ मिलके मैंने खुद सुपरविजन करनी है सरपंच साहब के साथ जो हमारे नए बनेंगे। और वल्गर जिस थिएटर में भी होगा वो किसी भी आदमी का होगा, वो कितना भी साहूकार होगा, मैं खुद उसको सील करवाऊँगा और आखिरी दम तक मैं इंशाल्लाह वल्गर या ये ज़ूमानी फिक्रात है मेरे लिए वो फनकार ज़्यादा इज्जत के काबिल है जो नया है, पहली एंट्री वाला जिसकी भी आपने बात की है, उसको उस मुकाम पे लेके आऊँगा कि वो इन बड़े फनकारों के सामने खड़ा होगा, वो रोल किया करेगा, वो ये ज़ूमानी फिक्रे। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये जो ड्रामा है ना ये असल में फिल्म का एक पोर्शन हुआ करता था कॉमेडियन, इन्होंने उसको ही पूरा ड्रामा बना दिया है। ऐसे ही मैं कई मरतबा मिसाल देता हूँ कि शरीफ बदमाश फिल्म है, उसका हीरो यूसुफ खान ही है, मुनव्वर दरीफ साहब उसमें एज ए कॉमेडियन ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ राशिद कमाल साहब में वो कॉमेडियन है, जो रोल है वो अली भट्टी साहब भी कर सकते हैं, जो इंसाफ की बात है। तो ड्रामे का रिवाइवल तभी होगा जब हम इन काली भेड़ों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, उन इदारों को जो इसकी सुपरविजन करते हैं और अपनी नाअहली की वजह से उन्होंने इन लोगों को खुली छुट्टी दे रखी है,
इनकी मुहार ढीली की हुई है, ये ना तो स्क्रिप्ट नए लिखते हैं, ना ये रेसलर करवाते हैं, और आज आके शाम को 2-4 गाने हैं, एक आध गाना ज़्यादा भी कर लेते हैं बाद का। यहाँ तक भी होता है कि कुछ आर्टिस्टें हमारे इधर ऐसी फिर रही हैं, वो जुमे को 4 थिएटरों में गाना करते हैं 1000 रुपये लेकर। यानी इस हद तक लुटिया डूब चुकी है फैसलाबाद में थिएटर की कि कुछ ऐसे फनकार आए हैं, उन्होंने कहीं भी सेंसर पास नहीं करवाई होती। वो अगर पहले वक्त में मिनर्वा गोल्ड में कर रही है गाना, तो दूसरे वक्त में वो किसी और थिएटर में फ़ोन आता है, यार ये 1000 रुपये ले लो, वो वही फनकारा वहाँ जाती है, वहाँ से करती है तो कहीं और तक आ लेते हैं, यार यहाँ आ जाओ, वही तीसरे थिएटर में जा रही होती है, ऐसे वो 3-4 हज़ार रुपये कमा रही होती है। सख्ती से बैन करना चाहिए इन आर्टिस्टों को, सख्ती से बैन करें। जिसने जहाँ सेंसर पास कराई है उसका जो रोल है वो ही करे। ये नहीं आज पहला गाना है तो कल तीसरा गाना है, फिर दूसरा गाना है, ये क्या भैया फन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इंशाल्लाह मैं सख्ती से नोट लूँगा इस बात का। रुमान भाई आप इंशाल्लाह मुशाहिदा रखें, ये बड़ी अच्छी बात है। आप जैसे आदमी ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमें हमारी खामियों से आगाह करते हैं, आपके तलख सवालों में हमारे लिए रहनुमाई छुपी होती है। तो आप जब ये एनालिसिस करेंगे, जहाँ से हम रॉन्ग होंगे आपने वहाँ से हमें डायरेक्शन देनी है। इंशाल्लाह आपने एज ए मीडिया पर्सन हमारी डायरेक्शन सीधी करनी है, और इंशाल्लाह हम आपको और अपने ये जो फनकार तबका उनको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। रियाज इंजन साहब ये बहुत अच्छी बात कही है, ये जेन्युइन काम होता है। बेशक। आप ये बताएं कि आज के ड्रामों से आप मुतमईन है, आपका ज़मीर मुतमईन है, फैमिली देख सकती है, आप अपनी माँ बहन को बिठा के ये ड्रामा दिखा सकते हैं? नहीं जी, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। माँ बहन को थिएटर में बिठा के देखना तो बहुत दूर की बात है। हम एक आध क्लिप वीडियो बना के अपने घर में खुद नहीं देख सकते। तो जब आप देख नहीं सकते, अपनी फैमिली में नहीं देख सकते, तो आज के फैसलाबाद के या पूरे पाकिस्तान के डायरेक्टर क्या पेश कर रहे हैं, ड्रामे क्या दिखाए जा रहे हैं? क्या पहले ड्रामों में आसिफ रज़ा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि सबक अमौज ड्रामे थे और कहानी अफेक्ट करती थी, पब्लिक मैसेज लेके जाती थी। देखिए रिजवान साहब, मसला ये है ना कि डायरेक्टर की बात रही, डायरेक्टर ठीक है, मैं भी डायरेक्टर हूँ, दूसरे भी हैं, मेरे सीनियर भी बहुत ज़्यादा हैं। डायरेक्टर इस वक्त जो डायरेक्शन चल रही है वो सिर्फ इस हद तक डायरेक्शन है कि जितने भी लड़के हैं सब ने अपनी अपनी एंट्रियां खुद बना के रखी हैं। हर ड्रामे के लिए एक ही एंट्री है जो हर ड्रामे में चलेगी, 1-2 एडमें बनाई हैं वही करेंगे, उसके अलावा जो स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब डायरेक्टर माफी के साथ पैसे लेने तक का डायरेक्टर है। जो ये कह सकते हैं कि जी आपने ये गाना करना, आपने वो गाना करना है, तू नौकर बन जाए, तू घर का मालिक बन जा। ये नहीं बताना कि नौकर की लेने क्या है, उसने बोलना क्या है, जो बाहर से मेहमान आया उसने आके क्या कहना। एक लफ्ज़ स्क्रिप्ट का होता है, बाकी 99 जो है ना 99 लफ्ज़ वो फनकार के अपने साथी होते हैं। तो इससे तो डायरेक्टर की भी डेथ है, स्क्रिप्ट फोत हो गया, डायरेक्टर चला गया, प्रॉप्स चली गई, लाइट्स मैन चले गए, उसके बाद सेट डिजाइनर चले गए। आप चंद नाज़रीन यहाँ फैसलाबाद और पाकिस्तान में चंद एक हिट कैरेक्टर छोड़ के कितने रोजगार खत्म कर दिए गए हैं। रियाज अंजन साहब पंजाबी की एक गल पूछनी चाह रहे हैं कि मैनू अल्लाह की कसम 27 साल में जाया कर लिया, मैं अपना जिंदगी का अद्धा हिस्सा जाया कर लिया इन्हां ड्रामियां च, मगर ड्रामियां का हुण कोई मुस्तकबिल नहीं। क्यों नहीं? कि ना ही डायरेक्टर चंगे। मोदी नाज़रीन, मैं इन अदारा आर्ट कौंसल की आंखों में आंखें डाल के पूछना चाहता हूं कि क्या ये डायरेक्टर पढ़े लिखे हैं या इनके ड्रामों के साथ ताल्लुक थे जिन्हों को आपने डायरेक्शन का लाइसेंस दे रखा है? मुझे डायरेक्टर को मिलके ये पूछना चाहिए आर्ट कौंसल के अदारे से कि कहाँ है वो डायरेक्टर मियां इजाज नासिर साहब जैसे। ठीक है कि फैसलाबाद में काफ़ी 1-2 नाम नहार डायरेक्टर हैं, मगर क्या वो स्क्रिप्ट के पे काम कर रहे हैं? बताएंगे जी रज़वान साहब, ऐसा है कि स्क्रिप्ट पे कोई भी डायरेक्टर काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये
हमसे या आपसे ज़्यादा बेहतर आर्ट काउंसिल को पता है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट सामने रख के सेंसर चेक करती है। आर्ट काउंसिल तो अब बस यहाँ तक है कि पैसे लो, जेब में डालो, स्क्रिप्ट साइन। कसम खा के बताए कोई भी आर्ट काउंसिल का नुमाइंदा के जिसने स्क्रिप्ट रीड किया हो। उसके बाद आर्ट काउंसिल कितने तक है कि 10 दोस्त बाहर वाले मिलाते हैं, आए जी ड्रामा दिखाती है, हमारी वहां पे चलती, वहां पे बोतलें आती है। उसके बाद ये आर्ट काउंसिल का विंग में काम क्या है? कुछ नहीं। तो आर्ट काउंसिल के नुमाइंदगान जाते हैं विंग में, लड़कियों के साथ गप्पे लगा रहे हैं। इतनी तो ताल्लुकदारी डायरेक्टर की नहीं जितनी आर्ट काउंसिल के अपना नुमाइंदे जाके लड़कियों के साथ। नहीं, वो इसलिए सर, वो इसलिए नहीं ना होती कि वो डायरेक्टर से या फनकार से ज़्यादा वाकफियत आदि नहीं बनाती कि इनकी खैर है। आर्ट काउंसिल का ये होता है कि अगर उनसे वाकफियत ना बनाई गई तो वो लड़कियों को बैन करवा देंगे या ड्रामे से निकाल दिया जाएगा, कोई ना कोई मसला। बैन वाला लफ्ज मैं भूल चुका था, शुक्रिया। फैसलाबाद में इन 5 साल के अरसे में बताए एक भी आर्टिस्ट बैन हुआ है? किसी का बैन लेटर जारी हुआ है? ये करप्ट है, करप्शन कर रहा है अदारा ये। इनसे भी बात करूंगा, डायरेक्टर बने फिरते जाऊंगा, पूछूंगा, ऑन कैमरा पूछूंगा कि 5 साल से बहुत अच्छे काम हो रहे हैं कि एक भी आर्टिस्ट बैन नहीं है। क्या बात है? तो फैमिलियां किधर गई? ड्रामा देखने के लिए फैमिली तो आती कोई नहीं है। नहीं, वो ऐसा है ना रिजवान साहब, ये जो प्रोड्यूसर होते हैं इनका आर्ट काउंसिल के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक होता है, ठीक है। अगर आप बैन देखना चाहते हैं कि किसी का भी बैन लेटर देखना चाहते हैं आप, तो किसी भी लड़की से बोल दें कि या लड़का या लड़की कुछ भी लिखे, वो प्रोड्यूसर से टोकन मंगवाए और ड्रामे पे ना जाए, वो बैन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे फनकार, लेडीज एंड जेंट्स, छोटा फनकार पूरा भी काम करवा लें, ये प्रोड्यूसर पैसे ना दें, वो गरीब जाके आर्ट काउंसिल होएगा जी मुझे पूरी पेमेंट नहीं, मुझे पेमेंट मिली नहीं है सर, मेरा को हल करें, वो प्रोड्यूसर बैन नहीं होगा। जी नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों से बातें सुनी भी और सवालात भी हमने किए। फैसला आप पर छोड़ते हैं और हमें आसिफ रज़ा असद साहब को और अपना रियाज अंजन साहब से हम इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ बरक एसोसिएशन की पॉलिसियों के साथ प्रोग्राम लेके फिर हाजिर होंगे। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।